ऐलान किया है कि अगर ईरान जिनेवा 2 अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता है तो सीरियन नेशनल कोलिशन कॉन्फ्रेंस से खुद को अलहदा रखेगा। सीरियन नेशनल इत्तेहाद ने अक़वाम मुत्तहिदा से ईरान को दिया गया दावतनामा वापस लेने की भी अपील की है। और अब पेश है आज की तिरछी नजर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। कोकन में तहजीब और तमद्दुन के पेशरो और अलमबरदार हजरत दीवान शाह की सवाने हयात पर खुसूसी पेशकश। प्रोग्राम बारगाह अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे, जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ टीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भाजपा आत्मविश्वास में है, इस बात का प्रमाण दिल्ली में हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह दोनों ने अपने भाषणों में अगली सरकार के काम का एजेंडा पेश किया। यह भी बताया कि जनता के लिए अकेला विकल्प भाजपा है और आम आदमी की उम्मीदों पर भाजपा खरी उतरती है, न कि आप पार्टी। इसका प्रमाण भाजपा की राज्य सरकार है। उधर कांग्रेस को लेकर भाजपा नेताओं ने दिवालिया आर्थिक हालातों पर मनमोहन सरकार को घेरा। मतलब राहुल गांधी तमाम तरह के अधिकारों की बात करते हैं, मगर जब पैसा ही नहीं तो इनसे क्या बनेगा। मतलब भाजपा की बैठक ने गवर्नेंस, आर्थिक मुद्दों और दो टूक फैसले करने की नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर जोर दिया।
आप पार्टी के अराजक तेवर और राहुल गांधी की लोक लुभावन योजनाओं के कंट्रास्ट में भाजपा अपने को अलग अंदाज में पेश कर रही है। देश में नीतिगत ठहराव, ठप्प राजकाज और अराजक माहौल में भाजपा अपनी अपील को नया डेंट पेंट दे रही है। पर एक दिक्कत है, दिल्ली में भाजपा के तमाम नेता इकट्ठे हुए राजकाज के अपने वैकल्पिक मॉडल के सूत्र दिए, लेकिन मीडिया का फोकस राहुल गांधी, सुनंदा पुष्कर और अरविंद केजरीवाल पर अधिक रहा। केजरीवाल एंड पार्टी वोट और मीडिया दोनों में भाजपा का स्पेस खा रही है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी का 1 साल पुराना अंदाज फिर वापस लौट आया है। जयपुर के एहतसाबी कैंप में नायब सदर बनने के बाद जब वो दिल्ली वापस लौटे थे, तब उन्होंने पार्टी के लीड जान को बुलाकर मुलाकात का दौर शुरू किया था। मुल्क भर से पार्टी के रहनुमा दिल्ली तरफ किए गए थे और राहुल ने ग्रुप में उनसे मुलाकात की थी। उनसे उनकी रियासतों अजला में पार्टी की हालत के बारे में पूछा गया था और मुत्तहिद होकर काम करने का मशवरा दिया गया था। 1 साल के बाद ताल कटोरा स्टेडियम में खूब जारहाना खिताब करने के बाद और इलेक्शन की क़यादत सौंपे जाने के बाद उन्होंने फिर पार्टी लीडर से मुलाकात की। 2 दिन वो मुल्क भर से आए हुए लीडर के ग्रुपों से मुलाकात करते रहे। किसी रियासत के लीडर को 15 मिनट का वक्त दिया तो किसी ग्रुप से निस्फ घंटे तक बातचीत की। हर रियासत के रहनुमा ने एक ही शिकायत की और राहुल गांधी ने एक ही मशवरा दिया। दिल्ली से लेकर बिहार तक के लीडर ने कहा कि बड़ी ही गिरोहबाजी है और रहनुमा एक दूसरे को काम करने नहीं देते हैं। इस पर राहुल गांधी ने सभी को मुत्तहिद होकर काम करने का मशवरा दिया। उन्होंने 4 रियासतों में शिकस्त का हवाला दिया और बताया कि पार्टी बटी हुई थी और रहनुमा गिरोहबंदी में उलझे हुए थे, इसलिए कांग्रेस शिकस्त से 2-4 हुई। राहुल गांधी कांग्रेस के नायब सदर बनने के बाद पूरे साल यही काम करते रहे थे। ऐसी ही एक मुलाकात के बाद इतवार को कांग्रेस के एक रहनुमा ने कहा कि सोनिया और राहुल के अलावा यहाँ कोई किसी रहनुमा की नहीं मानता है, इसलिए गिरोहबंदी बंद नहीं होने वाली है। किसी जमाने में ये बात बीजेपी के लिए कही जाती थी। बीजेपी में जाते ही लोगों के पाप धुल जाते थे। पहले टेलीकॉम घोटाले के मुलजिम सुखराम जब बीजेपी में शामिल हुए थे, तब सुषमा स्वराज ने कहा था कि अब वो सूखाराम हो गए हैं। अब ये बात आम आदमी पार्टी के बारे में कही जा रही है। आप में जाते ही सब पाप धुल जा रहे हैं और जो रहनुमा पहले से वहाँ हैं, उनके बारे में अरविंद केजरीवाल का मानना है कि वो गलत कर ही नहीं सकते हैं। केजरीवाल खुद पुलिस, वकील और जज तीनों बन गए हैं। उनकी पार्टी के निस्फ दर्जन उम्मीदवारों का स्ट्रिंग हुआ और बिना रसीद के पैसे लेने की बातें सामने आई तो उन्होंने अपनी जांच कमेटी तश्कील की और सबको क्लीन चिट दे दी। उनकी पार्टी के नए चुने गए रुकने असेंबली धर्मेंद्र कोहली पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ तो उन्होंने खुद जांच करके नतीजा निकाल दिया कि इल्जामात बेबुनियाद हैं। इसी तरह उनके रुकने असेंबली सोमनाथ भारती को एक मुकदमे के सरकारी गवाह से बात करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में जज की सरजनिश का मामला सामने आया तो उन्होंने बराह रास्त जज को गलत ठहराते हुए कहा कि भारती की कोई गलती नहीं है, जज ने सबूत नहीं देखे। ऐसे ही चाहे जजेस की मीटिंग बुलाने का मामला हो, राखी बिलरान की गाड़ी पर मुबैना हमले का मसला हो, गैर मुल्की खवातीन के घर उनके साथ बदसलूकी का मामला हो या फिर दिल्ली के कॉलेजेस में दाखिले में रिजर्वेशन का मसला हो, सब पर केजरीवाल का मानना है कि उनके लोगों ने कोई गलती नहीं की है। यूं तो कई रियासतों में राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सस्पेंस झारखंड की सीटों का है। इस बार आजाद रुकन परिमल नाथ वानी और बीजेपी के जयप्रकाश नारायण की सीट खाली हो रही है। इस बीच केडी सिंह को ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल से टिकट दे दिया है। जाहिर है कि वो झारखंड की अपनी सीट छोड़ेंगे। उनकी 2 साल की मियाद अभी भी बची हुई है, ताहम उसका नोटिफिकेशन बाद में जारी होगा। अभी जिन 2 सीटों पर इलेक्शन होने वाले हैं उनको लेकर बहुत ज्यादा सस्पेंस है। गुज़िश्ता इलेक्शन के वक्त रियासत में बीजेपी और जेएमएम की हुकूमत थी, लेकिन बीजेपी इलेक्शन नहीं जीत पाई थी। उसके बजाय जेएमएम और कांग्रेस का एक रुकने पार्लियामेंट जीता था। तबार के अग्रवाल और पवन धूत ने आजाद रुकन
की हैसियत से पर्चा दाखिल कर इलेक्शन को बहुत दिलचस्प बना दिया था। पोलिंग के दिन अग्रवाल की गाड़ी से रुपए पकड़े गए और उसके बाद इलेक्शन मंसूख हुआ था और फिर पोलिंग के लिए दोबारा नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसलिए इस बार पार्टियां, इलेक्शन कमीशन और दूसरी एजेंसियां पहले से बहुत ही मोहतात हैं। लेकिन तनासुब ऐसा है कि आम रजामंदी से इलेक्शन नहीं हो सकता। झारखंड में किसी पार्टी के पास सीट जीतने के लायक रुकन असेंबली नहीं है। गुज़िश्ता 2 इलेक्शन से कांग्रेस और जेएमएम एक सीट जीतते रहे हैं। इस बार नाथवानी की वजह से शायद ऐसा न हो पाए। वो रियासत की 2 पार्टियों को मिलाकर एक अलग तनासुब बना रहे हैं, इसलिए एक बची हुई सीट पर बहुत घमासान होगा। कई लोग दावेदार होंगे। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं। ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पुलिस के हुक्म को मानने से इनकार करते हुए पार्लियामेंट के नजदीक ही 10 दिन का अपना धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग उनको बदअमनी फैलाने वाला कहते रहे हैं और आज वो खुद कह रहे हैं कि वो बदअमनी फैलाने वाले शख्स हैं और मुल्क के वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के लिए बदअमनी खड़ी करेंगे। उन्होंने दिल्ली के लोगों से धरने में शामिल होने की अपील की। पहले केजरीवाल ने लोगों से कहा था कि वो धरने पर उनके साथ न बैठें क्योंकि यौम जमहूरिया तकरीबात की तैयारियों पर असर पड़ेगा। लेकिन आज उन्होंने दिल्ली के लोगों से धरने में शामिल होने की अपील की। उसके बाद पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स तलब कर ली ताकि हालात बेकाबू न हो। वजीर आला का मुतालबा है कि दिल्ली के जिन 3 पुलिस अफसरान ने उनके वज़रा की बात मानकर छापा नहीं मारा, उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। उन्होंने 2 टोक अंदाज में कहा कि वो अदालती जांच का इंतजार नहीं कर सकते हैं। गौरतलब है कि केजरीवाल और उनके वज़रा ने दिल्ली पुलिस को ठीक कर देने का ऐलान किया हुआ है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को दिल्ली हुकूमत के तहत लाने का भी मुतालबा किया। पुलिस और सरकारी अफसरान केजरीवाल के धरने को लेकर परेशान हैं क्योंकि कल यौम जमहूरिया की फुल ड्रेस रिहर्सल होने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनके धरने पर बैठने की वजह से सरकारी कामकाज में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। उन्होंने अफसरान से तमाम फाइलें धरने की जगह पर ही लाने की हिदायत की है। इस बीच पुलिस ने उनसे कहा है कि वो अपना धरना जंतर मंतर पर मुंतकिल कर लें। वजीर आला के साथ साथ उनके 6 वज़रा भी दिल्ली पुलिस के 3 अफसरान को मुअत्तल कराने के लिए धरने पर बैठे हैं। वजीर आला के साथ साथ उनके वजीर भी वहीं से सरकारी कामकाज को निपटाएंगे। केजरीवाल के धरने की जगह पर लोगों की बढ़ती भीड़ की वजह से 4 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। पटेल चौक से लेकर रेस कोर्स के बीच के मेट्रो के 4 स्टेशन बंद रखे गए हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के दिल्ली पुलिस के 3 अफसरान पर कार्रवाई के मुतालबे को लेकर धरने पर बैठने की कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने शदीद अल्फाज में नुक्ताचीनी की है। बीजेपी ने इसे नौटंकी करार दिया है। बीजेपी ने कहा है कि ये बदअमनी फैलाने वाली नौटंकी है और बहुत ही अफसोसनाक है। बीजेपी ने कहा है कि इससे आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि धरना देकर हुकूमत नहीं चलाई जाती। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को समझना चाहिए कि हुकूमत पार्लियामेंट या असेंबलियों से चलती है, शहर की सड़क पर बैठकर नहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नज्म नस्क बनाए रखने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और केजरीवाल और उनकी पार्टी के लीडरान को दिल्ली पुलिस के कामकाज में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वजीर इत्तलात और नशियात मनीष तिवारी ने भी केजरीवाल के धरने पर शदीद नुक्ताचीनी की है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के धरने पर बैठने से पहले ही मरकजी वजारत दाखिला ने वाज़ेह कर दिया है कि दिल्ली के 3 SHO और 1 ACP के खिलाफ कार्रवाई तभी की जाएगी जब उस मामले की जांच के लिए तश्कील की गई कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने केजरीवाल से अपने ओहदे के वकार को ध्यान में रखने की अपील करते हुए कहा कि उनको अदालती जांच की रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली हुकूमत के तहत नहीं रखी जाएगी। पुलिस अफसरान पर इल्जाम है कि उन्होंने दिल्ली हुकूमत के 2 वज़रा के कहने के बावजूद छापा मारने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल का इल्जाम है कि दिल्ली पुलिस काम नहीं करती है और उसमें बहुत ज्यादा बदउनवानियां हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया था कि पुलिस पैसे वसूल कर लीडरान को देती है। केजरीवाल ने कहा था कि जांच रिपोर्ट आने तक अफसरान को मुअत्तल किया जाए, लेकिन मरकजी वजारत दाखिला ने इससे इनकार कर दिया था।
मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने साबिक दाखिला सेक्रेटरी आर.के. सिंह को चैलेंज किया है कि उन्होंने बदनवानी के जो इल्जाम आयद किए हैं उसके सबूत पेश करें। दिल्ली में एक प्रोग्राम से अलग सहाफियों से बातचीत करते हुए शिंदे ने कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है, पर्ची है, खत है, तो वो उसे मंजर-ए-आम पर लाए। उन्होंने कहा कि वो कोई भी नतीजा भुगतने को तैयार हैं। गौरतलब है कि आर.के. सिंह ने इल्जाम आयद किया था कि जब वो दाखिला सेक्रेटरी के ओहदे पर थे तब शिंदे की जानिब से दिल्ली में एसएचओ लगाने के लिए पर्चियां आया करती थीं। इसी की वजाहत में शिंदे ने कहा कि किसी के पास कोई पर्ची है तो उसे सामने लाया जाए। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने पार्टी के इंतखाबी मंशूर में अलग अलग ग्रुपों की राय शामिल करने के अपनी मुहिम के तहत आज भोपाल में खवातीन के एक ग्रुप से मुलाकात की। उन्होंने खवातीन से जाना कि वो किन इश्यूज को पार्टी के इंतखाबी मंशूर में शामिल कराना चाहती हैं। खवातीन के साथ मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके घर में पापा भी थे और चाचा भी थे, लेकिन उनके घर की बॉस दादी थी। राहुल ने कहा कि खवातीन को किसी के तहफ्फुज़ की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ आजादी और अख्तियार दिए जाने की बात है। राहुल ने इससे पहले बेंगलुरु में नौजवानों के ग्रुप से मुलाकात की थी और इससे पहले दिल्ली में अक़लियती तबके के लीडरान से भी मिले थे और इंतखाबी मंशूर के लिए उनकी राय जानी थी। बिहार के 2 आजाद मेंबरान पार्लियामेंट आज बीजेपी में शामिल हो गए। सीवान में आरजेडी के मोहम्मद शहाबुद्दीन की अहलिया को शिकस्त देकर मेंबर पार्लियामेंट बने ओम प्रकाश यादव और बांका से आजाद रुकन पार्लियामेंट चुनी गई पुतुल कुमारी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पुतुल कुमारी साबिक मरकजी वजीर आजहानी दिग्विजय सिंह की अहलिया हैं। वो दिग्विजय सिंह के इंतकाल के बाद बांका से जिमनी इलेक्शन लड़ी थीं। बताया जा रहा है कि बीजेपी दोनों सीटों से इन दोनों मेंबरान पार्लियामेंट को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने दोनों मेंबरान पार्लियामेंट का इस्तकबाल करते हुए कहा कि मुल्क भर के लोग कांग्रेस से नाराज हैं और मरकज की हुकूमत को बदलना चाहते हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक 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 यहाँ? हाँ, मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। लकड़ी क्यों? खुरपा नहीं है क्या? दीवार क्यों? स्लेट नहीं है क्या? तुम सही काम सही चीजों से क्यों नहीं करती हो? पर बाबा, आप भी तो वही करते हैं। मैं कैसे? शौचालय होकर भी बाहर खेतों में जाते हैं। बच्ची तो सीख गई, और तू? बच्चे आपसे ही सीखेंगे। खुद शौचालय का प्रयोग कीजिए और अपने गांव और देश को निर्मल बनाना सिखाइए। आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से पेश है राजकाज की कुछ बातें।
कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने भले अपनी पार्टी के लीडरान और कारकुनान में जोश पैदा किया है, लेकिन इसका कोई खास असर पार्टी लीडरान के हौसले पर नहीं पड़ा है। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे, लेकिन इस बार सबको पहले से नतीजों का अंदाजा दिख रहा है। इसलिए बताया जा रहा है कि पार्टी में भगदड़ मचने वाली है। मरकजी वज़रा और कुछ सीनियर लीडरान को छोड़कर कई मेंबरान पार्लियामेंट दूसरी पार्टियों के राब्ते में हैं। कांग्रेस के कुछ मेंबरान पार्लियामेंट को बीजेपी या बीएसपी से इलेक्शन जीतने के ज्यादा इम्कानात दिख रहे हैं। एक आध मेंबर पार्लियामेंट ऐसे भी हैं जो पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इलेक्शन लड़ने से घबरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में भी कुछ मेंबरान पार्लियामेंट पाला बदल सकते हैं। साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसी रियासतों के कई मेंबरान पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की दीवारों को इस अपील से रंग दिया है कि अगर कोई अफसर रिश्वत मांगे तो उसे मना मत करें, उसका स्ट्रिंग कर लें। रेडियो पर भी वे लोगों से ये अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस अपील का अभी तक कोई खास असर नहीं हुआ है। किसी आम आदमी ने अभी तक दिल्ली हुकूमत के किसी अफसर या मुलाजिम का स्ट्रिंग नहीं किया है। हैरानी की बात है कि वजीर आला ने रिश्वत की शिकायत करने के लिए जो हेल्पलाइन शुरू की है, उसके बारे में भी इब्तदाई हंगामे के बाद सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है। केजरीवाल के वजीर आला बनते ही कुछ चैनलों ने स्टिंग ऑपरेशन किए थे, लेकिन उन्होंने भी इसे बंद कर दिया है। चुनांचा ये सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में बदउनवानी खत्म हो गई है या फिर आप और आम आदमी पार्टी दोनों के इरादे ठंडे पड़ गए हैं। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अगली केंद्र सरकार के काम के एजेंडे को लेकर बहुत कुछ कहा गया। नरेंद्र मोदी ने विस्तार से अपना विजन रखा। बाकी नेताओं ने एजेंडे पर अमल में नरेंद्र मोदी की 2 टूक फैसलों वाली लीडरशिप का हवाला दिया। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिन तक दिल्ली में खूब गौर खौस किया है। सियासत और लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों के साथ साथ इस बार के इजलास का जोर इक्तसादी और समाजी तरक्की का एजेंडा पेश करने पर था। कौमी मजलिसी आमला और काउंसिल के इजलास का इफ्तिताह करते हुए पार्टी सदर राजनाथ सिंह ने सबसे पहले इसका इशारा किया। उन्होंने सनती और ज़रई हल्के में तरक्की का एजेंडा सामने रखा। उन्होंने मुश्तरका तौर पर समाजी और इक्तसादी तरक्की की बात कही। फिर उन्होंने कांग्रेस का मुतबादिल मॉडल पेश करते हुए कौमी काउंसिल में इफ्तिताह खिताब किया। राजनाथ सिंह ने जिस नुक्ते पर अपनी तकरीर को छोड़ा, अगले दिन वहां से नरेंद्र मोदी ने उसे आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी हुकूमत का लगभग पूरा एजेंडा मुल्क के सामने रखा। उन्होंने बताया कि उनकी हुकूमत कैसे तमाम लोगों की तरक्की को यकीनी बनाएगी। इस एजेंडे की सबसे अहम बात ये रही कि उन्होंने कभी भी सब्सिडी देने की बात नहीं कही। उन्होंने खैरात बांटने के बजाय तरक्की और फलाह बहबूद का ठोस एजेंडा बताया। उन्होंने कोई पुरकशिश ऐलान नहीं किया। सियासी नजरिए से सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना ओबीसी कार्ड चला और अपनी गरीबी की तारीख का सियासी फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की। इसके अलावा उनके बेहद लंबे खिताब में ज्यादातर बातें उनके एजेंडे को लेकर थीं और उनकी मुमकिना हुकूमत के ब्लूप्रिंट के बारे में थीं। इलेक्शन से पहले मुमकिना ये आखिरी मौका था जहां वो ब्रांड इंडिया के बारे में अपना नजरिया साफ कर सकते थे। चुनांचा उन्होंने किया। वैसे भी कांग्रेस और दूसरी पार्टियां उनसे पूछती रहती थी कि आखिर मुल्क के लिए उनका क्या विजन है। वो कांग्रेस का मुतबादिल अपने को बता रहे हैं, लेकिन उनका मुतबादिल पॉलिसियां क्या हैं। इसलिए उन्होंने पहली बार गुजरात मॉडल से ऊपर उठकर पूरे मुल्क के लिए तरक्की का विजन बताया। मोदी ने स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन के मंसूबे जाहिर किए और इस तरह की और कई बातें उन्होंने कही, लेकिन वफाकी ढांचे को मजबूत बनाने की उनकी बात रियासतों को ज्यादा अपील करने वाली है। उन्होंने हर रियासत की बराबर तरीके से तरक्की करने की बात कही। अगर ध्यान से देखें तो गुज़िश्ता करीब 2-3 साल में यूपीए हुकूमत पर सबसे ज्यादा हमले वफाकी ढांचे को लेकर हुए हैं। लोकपाल से लेकर एनसीटीसी, इंसदाद फिरका वाराना बिल और अब मुस्लिम नौजवानों को लेकर लिखे गए वजीर दाखिला के खत को लेकर खड़े हुए तनाजे में इसे देखा जा सकता है।
मोदी ने एक तरह से रियासतों के अख्तियार का एहतराम करने की बात करके इंतखाबात के बाद इलाकाई पार्टियों की हिमायत हासिल करने का दांव चला। मोदी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे उनकी सख्तगिर हिंदू रहनुमा की शबीह उभर कर सामने आए। उन्होंने बीजेपी के इब्तदाई और मुतनाज़ा इश्यूज को नहीं छुआ। उन्होंने कांग्रेस पर फिरका परस्ती का इल्जाम लगाते हुए उसका जवाब तरक्की के एजेंडे से दिया। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए उभर रहे नए चैलेंज आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन आम आदमी के लिए अपना नजरिया जाहिर किया। अब बीजेपी का असली चैलेंज इस विजन को आम लोगों तक पहुंचाने और कांग्रेस व आपके मुकाबले मोदी को असली और आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरने वाले रहनुमा के तौर पर कायम करने की है। अगले 3 महीने यही कोशिश चलती रहेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद दिल्ली में भाजपा बैठक के नतीजों पर चर्चा करेंगे। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे हो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। भाजपा ने अपने प्रचार की दिशा बदली है। उसे राहुल गांधी और कांग्रेस की सेकुलर राजनीति का जवाब देना है, तो केजरीवाल को आम आदमी के बीच नकली नेता साबित करना है। देश की जरूरत क्या है, इस सवाल पर भाजपा को नरेंद्र मोदी को नए सिरे से लॉन्च करना है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कपूर है। वीरेंद्र जी, दिल्ली के अंदर भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक हुई है, उसका लब्बो-लुआब आप क्या मानते हैं? मैं सोचता हूं कि ये बैठक, इससे पिछली बैठक, बीजेपी चुनावी मोड में अभी नहीं आई है। बीजेपी चुनावी मोड में काफी अरसे से है जी। और मैं तो सोचता हूं कि ये कंटिन्यूएशन है कि जो असेंबली के पोल हुए थे फिलहाल दिसंबर में, उससे पहले से चुनावी मोड में नहीं। वो है लेकिन कांग्रेस में अभी राहुल गांधी की जो भाषण हुआ, कांग्रेस की भी एआईसीसी का जो अधिवेशन हुआ और आप पार्टी का जो चैलेंज है, उन दोनों के परिप्रेक्ष्य में क्या इसके अंदर इस परिषद की बैठक में कुछ फर्क, कुछ गौरतलब, कुछ बात नजर आई आपको? मैं सोचता हूं कि उनका इन चीजों का बीजेपी पे कोई असर नहीं है, और इसलिए नहीं है कि कांग्रेस तो मैदान छोड़ के बैठी हुई है। बाकी रही आपकी बात, ये अखबारी एक मुद्दा है, और मेरा ख्याल है कि मीडिया पिछले दिनों से, जब से ये लोग कुर्सी में आए हैं, कांग्रेस की सपोर्ट से कुर्सी में आए हैं, तो इनका भी जो है पर्दाफाश होने लगा है। जो पार्टी सड़क से पैदा हुई, वो राजनीति में जो पावर में आती है, तो सड़क छाप बिहेवियर कंटिन्यू कर रही है, उस तरह से वो राजनीति नहीं कर पाएगी। और जब तक लोकसभा चुनाव होंगे तो मेरा ख्याल है केजरीवाल फिर सड़क पे होंगे। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद या उनके नेताओं में किसी तरह की चिंता नहीं है? पूरी तरह आप मानते कि उनकी मनोदशा पूरे आत्मविश्वास वाली है? उनमें चिंता होनी चाहिए सिर्फ कंप्लेसेंसी की। ये सोचेंगे ये चुनाव तो अब हमारे लिए, हम हार रहे हैं। वो मूड लगता है या नहीं लगता कि भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में है, या अभी उसमें गलती करेंगे? जी, अच्छे और साफ छवि वाले अगर कैंडिडेट चुनेंगे तो फायदा होगा। आपके अनुसार क्या उसको, जो कांग्रेस या आपकी जो चुनौती है, उसको भाजपा के अंदर किस तरह महसूस, उसका क्या विश्लेषण है? भाजपा में उससे चिंता है या आप, मतलब मेरा फिर बुनियादी सवाल ये कि भाजपा किस मोड में? एक ही जवाब है जी। चिंता तो तब होती है अगर कुछ करते।
मतलब वो कुछ मुफ्त नहीं, हाँ। लड्डू बांटने से, खजाने में से लड्डू बांट के वोटर का मुंह जीतना, वो उससे जो है गवर्नेंस नहीं आती है। नहीं वीरेंद्र जी, बुनियादी सवाल ये है कि जो भाजपा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है उसमें मतदाताओं के सामने या चुनाव की रणनीति के नाते या आगे के उनके नारे के नाते वो क्या विजन है, क्या बातें निकल के आ रही है? मेरा ख्याल है कि अगर आप फिर से देखें, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी देखें, अरुण जेटली ने जब भाषण दिया इकोनॉमिक पॉलिसी का, कि एक जो है अच्छी सरकार, मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेस किया, 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए। ये जो एरियाज हुए जो पिछले 10 साल में बिल्कुल टोटली निगलेक्ट हो गए। आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है बिल्कुल जो है ऑलमोस्ट ये सोचिए कि 2%। नहीं, वही लगता है कि इस परिषद की बैठक में आर्थिक मुद्दों के ऊपर कि विकास कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उस पर जोर दिया। सवाल ही आर्थिक है। आज देश के सामने पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट तो है ही, पर उसके बाद पिछले 10 साल में इकोनॉमी का भी जो भट्ठा बैठा है उसका रिवाइवल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो उस पर उन्होंने इस सेशन में काफी उन्होंने नेशनल काउंसिल में अपना स्ट्रेस किया। और मोदी का